बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं 10th क्लास के। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ये बुक के बॉक्सेस से निकाले गए हैं। उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन या दूसरी कोई इस तरह के साथ में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वहाँ से लिए गए हैं। इसमें बुक की एक्सरसाइज के भी शामिल हैं। तो ये तकरीबन हमारे पास 25 एमसीक्यूज़ हैं इस लेक्चर में। इसके अलावा भी हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में चल के हम जो है नेक्स्ट 25 को देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एक्सपेक्टेड है जी। 1 टन ऑफ कोल रिलीज स्पेस जॉल एनर्जी। 1 टन कोल जो है उससे एनर्जी रिलीज होती है। अब ये हमने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट यूनिट में। उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि 1 टन कोल से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी है, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 जॉल। इस तरह यूरेनियम का भी बताया हुआ था 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 जॉल। तो 1 टन कोल से जो एनर्जी रिलीज होती है वो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 जॉल एनर्जी रिलीज होती है। और ये 1 टन कोल की बात हो रही है, लेकिन जब हमने कंपेयर किया इसको यूरेनियम के साथ तो 1 किलोग्राम यूरेनियम से इससे भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। कोल जो है कोयला, इसका 1 टन और यूरेनियम का 1 किलोग्राम की बात हो रही थी। तो इनका कंपैरिजन किया हमने वहाँ पे, तो उससे जो है वो 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 जॉल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 226। रेडियम जो है 226, उसकी हाफ लाइफ जो है वो कितनी है। अब इसको हमने हाफ लाइफ का टॉपिक डिस्कस किया और उसमें एग्जांपल हमने यूज़ की रेडियम की, और इसकी बेस पे हमने ग्राफ भी बनाया और वहाँ पे 16-20 ईयर्स जो है इसकी जो एज थी वो हमने देखा इसको। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारे पास वो हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 226 इज 16-20 ईयर्स। नेक्स्ट आपके पास मेटल डिटेक्टर्स आर इंस्टॉल्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ। ये एमसीक्यूज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है, और टॉपिक वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से है। और ये जो टॉपिक है हमारे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो एमसीक्यूज में बात कर रहा है मेटल डिटेक्टर्स आर इंस्टॉल्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, के जो मेटल डिटेक्टर्स हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। कहाँ पे? यूजिंग द प्रिंसिपल। और वो कौन सा प्रिंसिपल यूज़ कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बेस पे। उसके बाद a light bulb is switched on for 40 seconds. If the electric energy is consumed by the bulb is 2500 joule, find the power of the bulb. अब वेरी सिंपल इसमें कहा जा रहा है कि एक लाइट बल्ब जो है वो स्विच ऑन फॉर 40 सेकेंड, मीन्स कि 40 सेकेंड के लिए उसको ऑन किया गया है। इफ़ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज 2400 जॉल। 2400 जॉल वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। तो बल्ब की पावर कितनी है ये हमने फाइंड करना है। अब इसका तरीका ये है कि टोटल एनर्जी जो उसने कंज्यूम की है उसको आप टाइम पे डिवाइड कर दें। तो 2400 जॉल उसने टोटल एनर्जी कंज्यूम की, उसको हम डिवाइड कर देते हैं टाइम पे, और हमारे पास टाइम जो है वो कितना है 40 सेकेंड। तो 2400 डिवाइड बाई 40, तो ये हमारे पास 60 वाट जो है इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्रिश्चियन हॉयजेंस इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक इन, ये भी बॉक्स है, फर्स्ट यूनिट से बॉक्स में दिया गया है कि क्रिश्चियन हॉयजेंस ने इन्वेंट किया पेंडुलम क्लॉक इन 1656। 1656 में उसने पेंडुलम क्लॉक जो है वो इजाद किया। करेक्ट ऑप्शन इसका, और ये बोर्ड में आया हुआ भी एक दो दफ़ा। इसके बाद अ ह्यूमन एयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू स्पेस टाइम्स इन 1 सेकेंड। इंसानी कान जो है, एयर ड्रम जो है इंसानी कान के अंदर वो ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे 1 सेकंड में 20,000 टाइम्स। ठीक है, 20,000 दफ़ा जो है वो 1 सेकंड में वाइब्रेट करता है। नेक्स्ट आपके पास थिन वॉल्ड ग्लास गॉबलेट्स कैन वाइब्रेट व्हेन हिट बाय साउंड वेव्स। दिस फिनोमेना ऑफ साउंड नोन एज, कि जो थिन वॉल्ड पतली दीवारों वाले ग्लास के जो शीशे हैं कैन वाइब्रेट, वो वाइब्रेट कर सकते हैं व्हेन हिट बाय साउंड वेव्स, जब उनसे साउंड वेव्स जो हैं वो टकराती हैं। दिस फिनोमेना ऑफ साउंड नोन एज, और ये जो अमल है साउंड के टकराने का, इसको नाम दिया जाता है कंडक्शन, इंडक्शन, रेजोनेंस, वाइब्रेशन। रेजोनेंस
रेजोनेंस जो है, गुमक उर्दू में हम इसे कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है इसको रेजोनेंस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, बैट्स कैन हेयर फ्रीक्वेंसीज अप टू, बैट्स क्या होती हैं? चमगादड़। 1,20,000 हर्ट्स, बैट्स कैन हेयर फ्रीक्वेंसीज अप टू, कि जो उनके सुनने की हिस्स होती है, जो कैपेसिटी होती है हर्ट्स में, मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी वाले जो साउंड वेव्स हैं वो सुन सकते हैं। जिस तरह ह्यूमन एयर की जो रेंज है वो 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स के बीच है, यानी 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा वाली साउंड वेव जो है उनको भी इंसानी कान नहीं सुन सकता। इस तरह जो 20 हर्ट्स वाली हैं उससे कम वाली जो है 20 हर्ट्स से कम वाली जो साउंड वेव्स हैं उनको भी नहीं सुन सकता। तो जो बैट्स हैं वो 1,20,000 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी वाले जो साउंड वेव्स हैं उनको सुन सकते हैं। नेक्स्ट, द फैक्टर विच अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कैपेसिटर को चार्ज को स्टोर करने के लिए जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कितने हैं? 2, 3, 4, 5, 4 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, तो उनमें आपने 3 को टिक करना है कि जो फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करने की जो सलाहियत है किसी भी कैपेसिटर की, वो कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है? तो 3 फैक्टर्स। नेक्स्ट, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को, जो एटॉमिक एनर्जी होती है जो रिलीज होती है, उसको जो है वो मेजर करने का एक यूनिट है हमारे पास। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जॉल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जॉल के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी वजह भी। द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 10, इट मीन्स जो टर्न रेशियो एक ट्रांसफार्मर की वो 10 है। उसका मतलब ये है, टर्न रेशियो का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी 1 है तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी जो है उसके वो 10 होंगे। अब हम इसका एक रिलेशन बनाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्टेज सेकेंडरी डिवाइड बाय वोल्टेज प्राइमरी। तो हमारे पास ये जो है रिलेशन आएगा वो लिखा जाएगा NS इज इक्वल टू 10 NP, NS इज इक्वल टू 10 NP जो रेशियो इसकी बनती है। ये करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ 10 NP के बराबर होगा। अब विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैग्नेटिक पोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है, कौन सी जो है स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है मैग्नेटिक पोल्स के वाले से? अनलाइक पोल्स रिपेल, like poles attract, magnetic pole do not affect each other, a single magnetic pole does not exist। जी, डी ऑप्शन ठीक है इसका कि एक सिंगल मैग्नेटिक पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में दाखिल होती हैं। इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती हैं और बाहर जो है मैग्नेट के वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती हैं। दोनों एप्सिक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी और इससे पहले वाला भी। नेक्स्ट आपके पास SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट विच इज इक्वल टू, सिस्टम इंटरनेशनल में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका यूनिट जो है वो वोल्ट है, विच इज इक्वल टू जो कि जॉल पर कूलम के बराबर है। और पहला ही ऑप्शन जो है ए वो आपके पास ठीक है इसका। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट जो है which is the what is the voltage across a 6 ohm resistor when 3 ampere of current passes through it? What is the voltage across a 6 ohm resistor when 3 ampere of current passes through it? कि अगर वोल्टेज जो है किसी भी रेजिस्टर में वो 6 ओम है और वहाँ से गुजरने वाला करंट जो है वो 3 एम्पियर है, तो फिर वोल्टेज जो है वो व्हाट इज द वोल्टेज, वोल्टेज क्या होंगे अगर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 6 ओम और वहाँ से गुजरने वाला करंट जो है वो 3 एम्पियर के बराबर है। तो हम ऐसा करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है वोल्टेज का अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू यानी वोल्टेज इज इक्वल टू IR करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। तो हम इनको पुट कर देते हैं डाटा, 6 ओम रेजिस्टेंस, 3 एम्पियर करंट, 18 6 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 18। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 18 वोल्ट, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसका। नेक्स्ट आपके पास
इफ वी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इफ वी डबल बोथ द करंट एंड द वोल्टेज इन अ सर्किट व्हाइल कीपिंग इट्स रेजिस्टेंस कांस्टेंट द पावर, अगर हम डबल कर दें करंट को भी वोल्टेज को भी किसी भी सर्किट के अंदर, जबकि उसकी रेजिस्टेंस जो है उसको कांस्टेंट रखा गया है, तो फिर जो पावर होगी वहाँ पे रिमेन्स अनचेंज, हाफ्स, डबल, क्वाड्रपल्स। क्वाड्रपल्स जो जब हम डबल करेंगे करंट को भी और वोल्टेज को भी किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख के, तो उसकी पावर जो है वो 16 टाइम्स हो जाती है। वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, एनर्जी। वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो इसका एनर्जी। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की है? साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, वाटर वेव्स। बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे साउंड वेव्स। हमने पढ़ा है सेकंड यूनिट साउंड जो है हमारे पास चैप्टर, उसमें लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, तो हमने उसको पढ़ा है, और ये साउंड वेव्स जो है वो बेस्ट आंसर इसका। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड, कौन सी फॉर्म जो है एनर्जी की वो साउंड है? मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो एग्जाम्पल है साउंड की। इसी तरह से हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। इसमें कह रहा है वो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, इनमें से कौन सी, इन क्वांटिटीज में से कौन सी ऐसी है जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में चेंज नहीं होती? चाहे रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, तो इनमें डायरेक्शन, इट्स स्पीड, इट्स फ्रीक्वेंसी, इट्स वेवलेंथ, ये सारी चेंज होती है। डायरेक्शन भी चेंज होती है, स्पीड भी कम या ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ जो है उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो डिपेंड कर रही होती है सोर्स पे, वाइब्रेटर पे, सोर्स पे, वेव्स पैदा करने वाले पे। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी बेस्ट ऑप्शन। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट yet inverted when the object is 20 cm from the mirror, what is the focal length of the mirror? वेरी सिंपल, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर जो है थर्ड न्यूमेरिकल वो हमारे पास है। और वेरी सिंपल हम इसका डाटा पुट करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। कॉन्केव मिरर है, पॉजिटिव होगा, पी भी हमारे पास यहाँ पे उसने कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि इमेज जो है वो वर्चुअल है इससे, क्योंकि दोनों इमेजेस बनाता है, ये वर्चुअल भी रियल भी बनाता है कॉन्केव मिरर, बट यहाँ पे उन्होंने कोई इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी इस हवाले से, तो हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। पी पॉजिटिव हमारा, क्यू जो है वो भी पॉजिटिव हमारा, और पी हमारे पास वो भी 20 है, और जो इसमें इमेज डिस्टेंस है क्यू वो भी 20 है, क्योंकि उनकी हाइट सेम है तो फिर डिस्टेंस जो होगा वो भी सेम होगा इमेज का और ऑब्जेक्ट का। तो अगर हम इसका एलसीएम लें डाटा पुट करने के बाद तो 20 आएगा, और 1 + 1 2/20 कैंसिल करें तो आपके पास 1/10 आ जाएगा। जब हम इसको क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो है वो जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ए ऑप्शन जो है 10 सेंटीमीटर, यही करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट जी, द हाफ लाइफ ऑफ सर्टन आइसोटोप इज 1 डे, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप आफ्टर 2 डेज? जो हाफ लाइफ है किसी खास आइसोटोप की वो 1 दिन, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप आफ्टर 2 डेज? 2 दिन के बाद वो कितनी होगी? 1 दिन के बाद वो आधा रह जाता है, 2 दिन के बाद कितना रह जाएगा? 1/4 रह जाएगा, 1/4। बेस्ट ऑप्शन क्या है? 1/4, 1/4 हिस्सा उसका रह जाएगा। और रिलीज ऑफ द एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू द, सूरज से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस वजह से है? न्यूक्लियर फिशन से है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ गैसेज है, या केमिकल रिएक्शन है? तो बी ऑप्शन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है इसमें। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग? इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे आप तकरीबन हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं? बुक से भी हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, टीचर से भी करते हैं, कंप्यूटर से भी करते हैं, बट इंटरनेट जो है वो इन तमाम से बड़ा सोर्स है। तो इंटरनेट जो है वो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर? टर्म ईमेल जो है क्या है, किसको एब्रीविएट किया गया है? इमरजेंसी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्स्ट्रा मेल या एक्सटर्नल मेल? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो बेस्ट ऑप्शन इसमें है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय दिस गेट इज
ये इसके इनपुट्स, दो इनपुट्स हैं ए एंड बी। एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बार। तो ये जो है आपके पास एंड, नॉट, नैंड और कौन सा ऑप्शन जो है वो नैंड। ये जो लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये गेट, ये नैंड को परफॉर्म करता है। जी बच्चे, नेक्स्ट आपके पास बस आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। ये 25 MCQ से मुश्किल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है लेक्चर के अंदर वो भी मैं कोशिश करूँगा कि 25 MCQ इस तरह हमारे पास कोई 60-70 के राउंड अबाउट बनते हैं, तो 2 से 3 लेक्चर में हम इसको ख़त्म करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, बोर्ड रिलेटेड हैं, इन पर फोकस कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।